सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं निशा ओझा, बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र की क्लास में। आज हम सामाजिक संस्था के अंतर्गत शिक्षा को हम पढ़ेंगे कि शिक्षा क्या है। शिक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने उनका अर्थ, परिभाषा और उनकी प्रकृति का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। शिक्षा को जानेंगे हम कि इनके अंदर कौन से ऐसे विशेष गुण हैं जिनसे हम इनकी पहचान जान सकते हैं। कुछ शिक्षा कैसे ऐसे लक्षण हों जिनको हम देख के जान सकें कि हाँ ये शिक्षा है, यह हमारे लिए कितना लाभप्रद है, इसको हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, शिक्षा की विशेषताएं शिक्षा के स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि शिक्षा के कुछ विशेषताएं हैं इसमें, जिसमें पहला दिया है कि औपचारिक शिक्षा की प्रधानता। यानी शिक्षा क्या करती है? औपचारिक शिक्षा की प्रधानता, यानी कि इसमें जो औपचारिक शिक्षा होता है इनको वह ज़्यादा महत्व देता है। यानी कि प्रधानता का मतलब सबसे पहले वह आता है। ठीक है, इसमें जितनी भी, जैसे अब यहाँ पे एक शब्द भी आया है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा मतलब जैसे विद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, ठीक, महाविद्यालय हो गया, इन सब के द्वारा क्या करना? शिक्षा देना ही होता है औपचारिक शिक्षा। ठीक है, ऐसी शिक्षा में क्या होता है? अनेक विषय होते हैं, यानी कि एक ही विषय का अध्ययन नहीं कराया जाता है, इसमें अलग अलग विषयों का अध्ययन कराया जाता है। और यह क्या होता है? यह जो विषय होता है यह एक निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। पाठ्यक्रम पर आधारित होता है और पाठ्यक्रम के अनुसार यह क्या होता है? एक निश्चित अवधि के अनुसार इसमें हम जो पाठ्यक्रम होता है जब यह पूर्ण हो जाता है तो इसमें हम क्या करते हैं? परीक्षा भी इसकी कराते हैं। ठीक है ना। तो औपचारिक शिक्षा में यही होता है कि सबसे पहले हम क्या करें, कोई भी हो, चाहे वो विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो, इसमें हम जो पाठ्यक्रम होता है उसको हम पूर्ण कराते हैं। पूर्ण कराने के बाद हम क्या करते हैं? उसकी परीक्षा लेते हैं उन विषयों का, और तब हम जानते हैं कि विद्यार्थी जो हमारा है, यानी कि जो हमारे विद्यालय में पढ़ रहा है, वह कितना उसके अंदर ज्ञान है या उसकी प्रतिभा का प्रमाण हमको मिलता है। तो ये है, इन्हीं कारणों के वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा की प्रधानता देते हैं, यानी कि सबसे पहले हम औपचारिक शिक्षा को लेते हैं। यदि आपको ऐसी कहीं चीज़ें दिखती हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह क्या है? शिक्षा है। अगला दिया है शिक्षा से गतिशीलता में वृद्धि। यानी जो शिक्षा है वह क्या करती है? गतिशील होती है। देखिए, हम इनमें गतिशील चाहे वह स्थानीय रूप से मानेंगे, ठीक है, स्थानीय मानेंगे या सामाजिक मानेंगे, सामाजिक भी मान सकते हैं या फिर व्यावसायिक भी मान सकते हैं। ठीक है ना। गतिशीलता 3 प्रकार से होती है और हम शिक्षा के माध्यम से क्या कर सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से हम इन तीनों में क्या कर सकते हैं? निरंतर वृद्धि या गति कर सकते हैं। ठीक है ना। जो क्या है, एक समाज के लिए या मनुष्य के लिए एक सामाजिक प्रतिष्ठा में, उनके सामाजिक प्रतिष्ठा में होने वाला एक बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है। ठीक है ना। गतिशीलता मतलब निरंतर आगे बढ़ना किसी भी चीज़ में, चाहे वह स्थानीय गतिशीलता हो जहाँ पे वह रह रहा हो, समाज में कोई अच्छे कार्य कर रहे हो शिक्षा के माध्यम से, तो भी वह निरंतर आगे बढ़ेंगे, परिवर्तन होता रहेगा। या फिर व्यवसाय हो आपका, उसमें भी शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? निरंतर उसमें वृद्धि कर सकते हैं। अगला दिया है विशेषीकरण का साधन। शिक्षा क्या है? विशेषीकरण का एक साधन माना जाता है, क्योंकि यह क्या है? विशेषीकरण, क्योंकि हम शिक्षा
शिक्षा किस चीज़ की, चाहे हम वह कंप्यूटर की शिक्षा ले सकते हैं, ठीक है, चाहे हम कला विज्ञान की ले सकते हैं, विज्ञान की ले सकते हैं, वाणिज्य की ले सकते हैं, ठीक है, फिर हम कानून की भी पढ़ाई कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, मैनेजमेंट की भी हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और जब हम इन सभी को हम अगर ग्रहण करते हैं और ये सभी हमारे लिए क्या हैं, एक विशेष हैं, ठीक है ना, ये सभी हमारे लिए क्या हैं, विशेष हैं, जिनको हम पढ़ने के बाद एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति कभी भी बेरोजगार नहीं हो सकता है, वह निरंतर किसी न किसी कार्य में जुड़ सकता है, चाहे वह इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, कंप्यूटर वो अच्छा चला सकता है, उसमें अन्य लोगों को कंप्यूटर के बारे में शिक्षा प्रदान कर सकता है, बिजली विभाग में रह सकता है, फिर उसके बाद से अनेक जो निर्माण कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो शिक्षा है यह क्या है, यह लोगों में के लिए एक विशेषीकरण का साधन है जो विषयों के रूप में सम्मिलित होता है। अगला हम जानेंगे धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता दिया है, देखिए आज शिक्षा जो शिक्षा है वह क्या कर रही है, धर्म हो या फिर जो नैतिकता है इससे संबंधित ना होकर लोग क्या कर रहे हैं, विज्ञान और तर्क पर निर्धारित रह रहे हैं। यानी कि जो हम पहले धर्म और नैतिकता की बातें करते थे, ठीक है ना, उनकी जो शिक्षा हम ग्रहण करते थे, आज के वर्तमान समय में लोग उसका ज्ञान नहीं ले रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, साइंस को और तर्क को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं पे आधारित जितनी शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो शिक्षा है वो हमेशा मानवतावादी होती है या फिर जो समताकारी लोग हैं उनके मूल्यों को क्या करती है, उनके मूल्यों को अधिक जो महत्व दिया जाता है उनको मानती है, जिससे क्या है, एक व्यक्ति को हम लैंगिक शिक्षा को यानी कि जो लैंगिक शिक्षा है उसको हम प्रदान कर सकते हैं। जो क्या कर सकते हैं, अगर हम उनको धर्मनिरपेक्षता का ज्ञान नहीं देंगे तो वह क्या करेंगे, लैंगिक शिक्षा में आ जाएंगे, जिससे जो आने वाली जो हमारी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, उनमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे लोग क्या कर सकते हैं, जिससे धर्म से संबंधित जो विश्वास हैं, ठीक है ना, लोगों के प्रति जो विश्वास है वह क्या हो जाएंगी, वह उनके अंदर पैदा होने लगेंगी, ठीक है ना। और आधुनिक शिक्षा यदि हम ग्रहण करेंगे या आधुनिक समाज को देखते हैं तो इससे क्या होगा, उनसे उनकी समस्याएं जो होती हैं वह दूर करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए क्या है, इसीलिए धर्मनिरपेक्षता का भी ज्ञान एक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। जैसे विज्ञान का ज्ञान भी जरूरी है, ठीक है, वैसे भी इसका भी ज्ञान जरूरी है, क्योंकि यह समाज में आपको निरंतर जो रूढ़ी है, जो आपकी प्रथाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इसीलिए इसकी भी शिक्षा क्या है, अनिवार्य होती है। अगला है शिक्षा स्तरीकरण का एक माध्यम है। क्या है, शिक्षा स्तरीकरण का माध्यम है। इसलिए कहा जाता है ये, क्योंकि हम जो शिक्षा हम अपनी एक पीढ़ी को देते हैं परंपरागत, ठीक है ना, परंपरागत होने के ही वजह से जो शिक्षा होती है वह विभिन्न स्तरों में हस्तांतरित होती है, ठीक है ना। यह क्या है, अनौपचारिक होने के कारण, ठीक है ना, यह शिक्षा क्या होती है, सभी व्यक्तियों में एक तरह की शिक्षा मिलती है, ताकि हम क्या करें, अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को अपनी जो भी शिक्षा है, चाहे वह सामाजिक हो, धार्मिक हो, ठीक है, या व्यावसायिक हो, इन सभी ज्ञान को हम उनको दे सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है, हमें इसको अपने जीवन में निरंतर सम्मिलित करना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, अपने बच्चों को उनका ज्ञान करा सकें, ताकि वह उस ज्ञान से वंचित ना हो सकें। तो ये है आपके शिक्षा की विशेषताएं। हम चलते हैं आगे, पढ़ेंगे शिक्षा के प्रकार। देखिए शिक्षा के दो प्रकार हैं। शिक्षा के दो प्रकार हैं, एक औपचारिक है, दूसरा है अनौपचारिक। दो प्रकार की शिक्षाएं होती है, एक फॉर्मल एजुकेशन होता है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा वह है जिसे सचेतन प्रयासों से प्रदान, ठीक है, या फिर प्राप्त किया जाता है।
ठीक है ना। यह दो लोगों के बीच रहता है, किसके किसके, शिक्षक और बालक, ठीक है ना। शिक्षक और बालक जो होते हैं इन दोनों के बीच पाया जाता है। और इन दोनों के बीच जब क्या है, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, जब उन्हें ज्ञात हो जाता है कि हमें किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी है, या फिर जिसको बालक यानी कि बालक किसी कार्यक्रम के अनुसार जब नियंत्रित वातावरण में रहते हुए किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो निश्चित पाठ्यक्रम यानी जो उसको ज्ञान प्राप्त करना है, जब उसकी निश्चित शिक्षण पद्धति के द्वारा या फिर निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर, या फिर कह सकते हैं कि निश्चित समय में प्राप्त करके, समाप्त करके, परीक्षा देकर या उपाधि ग्रहण कर लेता है, ऐसे शिक्षा को प्रदान करना ही क्या है, चाहे वह विद्यालय से हो, चाहे वह पुस्तकालय में हो, चाहे वह क्या हो, अजायब घर हो, या फिर आप कह सकते हैं चित्र भवन हो, या फिर विभिन्न पुस्तकें जो होती हैं उनसे वह प्रदान करता है। यानी कि इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं सब आपकी प्रत्यक्ष होती हैं, ठीक है ना। इसमें प्रत्यक्ष जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसमें हर चीज़ें क्या होती हैं, आपकी लिखित होती हैं, या इसके दूसरे भी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि लिखित, यानी कि ऐसा शिक्षा ऐसे उद्देश्य को प्राप्त करना है, ठीक है, जिसका क्या हो, एक लिखित प्रमाण पत्र हो, ठीक है, जिसको हम दे के क्या कर सके, अपना हम मूल्यांकन कर सके, ठीक है। तो ये है औपचारिक शिक्षा कि इसमें जो बालक है इसमें क्या करता है, चाहे वह किसी भी वातावरण में हो, नियंत्रित वातावरण में रहना एकदम अनिवार्य होता है एक बालक के लिए, क्योंकि जब हम अनियंत्रित रहेंगे तब हमें हमारी शिक्षा का उद्देश्य ज्ञात नहीं होगा। लेकिन जब हम नियंत्रित रहेंगे तो हमें क्या होगा, हमें उस शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, या हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। वह कहीं भी आप उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह किसी शिक्षण पद्धति के द्वारा कर सकते हैं, या फिर किसी निश्चित स्थान पे कर सकते हैं, या निश्चित समय में समाप्त कर सकते हैं, या फिर परीक्षा देकर कर सकते हैं, या फिर उपाधि ग्रहण करके कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी औपचारिक शिक्षा के साधन हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, औपचारिक शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर औपचारिक शिक्षा माना जाता है, ठीक है। यह दो लोगों के बीच होता है, किसके, शिक्षक और बालक। अब हम जानेंगे अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जहाँ पे क्या है, अनौपचारिक शब्द विशेष रूप से इसमें प्रयुक्त किया गया है, जिसमें क्या है, जिसमें शिक्षा की विशेषता को बतलाया गया है। अनौपचारिक शब्द दो संधि से, यानी दो शब्दों की संधि से बना है। एक है औपचारिक, अन का अर्थ, यहाँ पे अन दिया है, अन का अर्थ है नहीं, और उपचारिक का यहाँ पे क्या है, उपचार से माना गया है, यानी कि उपचार का अर्थ यहाँ पे क्या है, इलाज से, ठीक है ना। यानी कि चिकित्सा भी कह सकते हैं, सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, कि लोगों का क्या करना, लोगों का उपचार करना। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अनौपचार। अनौपचार का यहाँ पे क्या अर्थ बताया गया है, व्यवस्थाहीन, यानी कि यहाँ पे क्या है, किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है, कभी भी इसमें कोई भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे औपचारिक में क्या है, हर चीज का एक सिस्टम से चलना है, एक नियंत्रितता उसमें दिखाई जाती है, नियंत्रण दिखाया जाता है, हर चीज सिस्टम से उसमें चलता है, व्यवस्थाओं के अनुसार चलता है, हर चीज निश्चित होता है, इसमें किसी भी प्रकार की निश्चितता नहीं दिखाई जाती है, यह क्या है, अनिश्चित होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाती है, व्यवस्था ऑलरेडी रहती है, इसमें क्या है, व्यवस्थाहीन है ये। फिर यहाँ दिया है अन प्लस, अर्थात अन का अर्थ क्या है इसमें, जिसके लिए कोई चिकित्सा या प्रयत्न या चेष्टा न की जाए, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक कहते हैं। दूसरे लैंग्वेज में भी जानते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति बिना किसी व्यवस्था के, व्यवस्थित साधनों या प्रयासों के
स्वतः ही प्राप्त कर लेता है, यानी कि उसके पास कोई निश्चित साधन नहीं है, न निश्चित स्थान है, न निश्चित उचित स्थान है, या फिर निश्चित किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रित वस्तु है जिसके द्वारा वह क्या कर सकता है, जीवन में वह किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है अगर, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक साधन कहते हैं। ये चीजें क्या हैं, जीवन में मनुष्य अनेक साधनों या माध्यमों से अपने अनुभव से प्राप्त करता है, यानी उसमें हर चीज निश्चित है औपचारिक साधन में, और अनौपचारिक में क्या है, एक व्यक्ति अपने अनुभव से हर चीज को प्राप्त करता है। उसमें अपने लिखित प्रमाण पत्र के द्वारा प्राप्त करता है, और इसमें क्या है, अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, इसीलिए यह क्या है, व्यवस्थाहीन है। इसमें किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं होता है कि आप इसी के अनुसार अपने कार्य को करें। ठीक है, चलिए आगे जानेंगे हम शिक्षा के उद्देश्य। देखिए, हर किसी चीज का कोई न कोई उद्देश्य होता है, वैसे ही शिक्षा का भी उद्देश्य है कि हम इसे क्या करें, जानेंगे हम कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यह क्यों बनाया गया है, इसको भी जानेंगे। देखिए, यह मानव जीवन का एक मुख्य आधार होता है। ठीक है ना, क्या है, आधार होता है यह, जो क्या करता है, जो व्यक्ति के विकास के समस्त पक्षों का संपूर्ण विकास करता है। यानी कि जो एक व्यक्ति है उसके जीवन का जो जितना भी विकास हो सकता है उन सभी को वह पूर्ण करता है, चाहे वह वैदिक काल हो या फिर आधुनिकीकरण में जितने भी परिवर्तन हुए हैं उन सभी की आवश्यकता के अनुसार उनमें विकास होता है। ठीक है ना, तो अब हम जानेंगे कि उद्देश्य इसका, कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला दिया है इसमें सांस्कृतिक विकास दिया है। संस्कृति इसमें है। देखिए, संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक भौतिक होता है और एक अभौतिक होता है। दो प्रकार की संस्कृति होती है, तो इन्हीं संस्कृति के अनुसार हम जानेंगे कि एक व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से हो सकता है। देखिए, व्यक्ति में जो भी हम कार्य करते हैं, ठीक है ना, या हमारी दिनचर्या में जो भी कार्य होते हैं वह सभी हमारी संस्कृति हैं, चाहे वह धर्म दर्शन, ठीक है ना, चाहे हमारा खान पान हो, रीति रिवाज हो, आचार विचार हमारे जो हो, कला कौशल हो, संगीत हो, यह सभी क्या है, समाज में हमारी संस्कृति माने जाते हैं। ठीक है, और व्यक्ति क्या करता है, जब इन्हें अपने डेली यानी कि जब अपने वह दिनचर्या में उसको ले लेता है, ठीक है, तो वह क्या होता है, उसकी संस्कृति का विकास होता है। एक तरह से देख सकते हैं, कह सकते हैं कि मनुष्य जो भी कुछ भी अच्छा सोचे या समझता है या फिर करता है, वही सभी क्या है, समाज की संस्कृति है। ठीक है, और जब हम उसे क्या करेंगे, निरंतरता में लाते रहेंगे, यानी कि डेली दिनचर्या में जब उसे हम ला देंगे तो वही क्या हो जाएगा, वह हमारा विकास होगा। और अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं या आप आपस में जो समाज में अगल जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, जब उनको भी इन चीज़ों को सिखाएंगे या वो भी अगर इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी क्या होगा, हमारी संस्कृति का विकास होगा। और यही उद्देश्य क्या है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि संस्कृति का क्या करना, विकास करना। अगला हम जानेंगे व्यावसायिक विकास। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षा क्या है, व्यावसायिक उद्देश्य को इसलिए वो एक्सेप्ट करता है या फिर बताता है ताकि बच्चे क्या करें, उनमें रुचि लें और उस अपनी योग्यता के अनुसार उत्पादन कार्य करें, जैसे कि खेती का काम करना या फिर किसी प्रकार का व्यावसायिक कार्य करना। व्यावसायिक मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि दुकानदारी करना, वकालत करना, वकालत के साथ साथ अध्यापन का भी कार्य करना। आजकल शिक्षा का ये टीचिंग का बहुत ही बड़ा महत्व है समाज में। फिर उसके बाद से बहुत सारी स्किल है इसमें, जैसे कि आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, चिकित्सा के भी क्षेत्र में जा सकते हैं, चिकित्सा के भी क्षेत्र में जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें क्या है, सब चीज दिखाई जाती हैं।
ठीक है। फिर अगला है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है एक मनुष्य के लिए कि उनका नैतिक एवं चारित्रिक विकास सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम जानेंगे, देखिए जब मनुष्य बनने के लिए अपने नैतिक और चरित्र विकास को महत्वपूर्ण मानता है, तब वह क्या करता है, तब वह अपनी मूल आवश्यकताओं को, शारीरिक और मूल आवश्यकताओं को, जो क्या है रोटी कपड़ा मकान उनका मूल आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए व्यवसायिक शिक्षा को सबसे पहले उपयोगी मानता है। क्योंकि जब तक हम व्यवसाय नहीं करेंगे तब तक हमारे पास यह तीनों चीजें उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। इसीलिए हमारे लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी माना जाता है, ठीक है ना। और हमें नैतिकता और चारित्रिक विकास हमारा कब हो सकता है, जब हम मानसिक और शारीरिक रूप से, जब यह दोनों हमारा विकास होगा तभी हम, हमारी जो नैतिकता है या हमारा जो चरित्र है, तभी हमारा विकास हो सकता है, ठीक है ना। या फिर उनके बनाए गए जो नियम हैं, जब हम उनका पालन करेंगे तभी हमारे अंदर नैतिकता का और चारित्रिक का विकास हो सकता है। चलिए अगला पढ़ेंगे, आध्यात्मिक चेतना के विकास। आध्यात्मिक चेतना इसमें यानी कि विश्व भर में आप देखते होंगे कि मनुष्य को मन शरीर और आत्मा, मन शरीर आत्मा, यह तीन जो चीजें हैं, इनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति बहुत सारे कार्यों को करता है, ठीक है ना। और शिक्षा ही एक ऐसा सिस्टम है जो क्या कर सकता है, इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसीलिए व्यक्ति क्या है, इसीलिए व्यक्ति सबसे पहले इनकी जो ये शिक्षा जो है वह सबसे पहले इस उद्देश्य को पूरा करता है, जिससे क्या हो सकता है, हमारी जो सांस्कृतिक है, नैतिकता है, उसका हम विकास कर सकते हैं। जब यह विकास होगा तभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। अगला है नैतिकता की शिक्षा। नैतिकता की शिक्षा का उद्देश्य, नागरिकता की शिक्षा का उद्देश्य, नागरिकता का भी शिक्षा का उद्देश्य काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। क्योंकि हम राष्ट्र की मान्यता, यानी कि हमें हर चीज की मान्यता तो मिल सकती है, लेकिन हमें राष्ट्र की भी मान्यता मिलना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि यही हमें क्या करती है, हमें हमारे जिस देश के हैं, हम जिस राज्य के हैं, उसकी नागरिकता मिलती है, तभी उसका नागरिक होना भी एक तरह से हमारे लिए अनिवार्य होता है, ठीक है ना। जो क्या करता है, देश का जो जितने भी देश होते हैं, उनका संविधान उन्हें क्या कहता है, उस देश का नागरिक होने का अधिकार देता है। जब हमें अधिकार मिल जाएगा, हमारे कर्तव्य पता चल जाएंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं के अनुसार उस कार्य को करेंगे। इसीलिए शिक्षा में नागरिकता का भी क्या है, बहुत ही बड़ा महत्व है, और शिक्षा ही क्या कर सकती है, इस चीज को पूरा कर सकती है। अगला है पूर्ण जीवन की तैयारी। देखिए शिक्षा में जो दिया है कि पूर्ण जीवन की जो तैयारी दिया है, यह एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को एक ऐसी पूर्णता की तरफ, किधर, एक ऐसी पूर्णता की तरफ ले जाता है जिसे क्या हो सके, जो एक मनुष्य का जीवन है वह पूर्ण रूप से चल सके, ठीक है ना। जिससे कि जैसे कि खुद की रक्षा करना, यानी कि आत्मरक्षा करना, ठीक है। हमारा जो जीविकोपार्जन है उसकी अनेक जो विधियां हैं उसके माध्यम से, वंश वृद्धि जो है, यानी कि जितने प्रकार के जो हमारे जो वंश हैं वह निरंतर आगे बढ़े उसमें भी, या फिर जो हमारे बच्चे हैं उनकी रक्षा करना, ये सभी क्या है, हमारे जीवन के अनमोल जो क्रियाएं हैं वह क्रियाएं हैं, ठीक है ना। जब हम इन क्रियाओं का जब हम ट्रेनिंग ले लेते हैं, या फिर कह सकते हैं शिक्षा के ही माध्यम से हम इन सभी की तैयारी करते हैं, या फिर उसकी हम ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही सर्वोपरि होता है, हमारे लिए हमारे जीवन को पूर्ण बनाता है। और पूर्ण बनाने के साथ साथ शिक्षा जो है वह मनुष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। इसीलिए शिक्षा क्या है, शिक्षा का जो उद्देश्य है वह ये भी है कि मनुष्य का जो जीवन हो, वह भावी जीवन हो, उन जीवन को भी पूर्ण बनाने में सहयोग रहे, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए आप लोग शिक्षा के उद्देश्य। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।